बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौजूदा हुकूमत की 6-7 महीने की कारकर्दगी पर एक वाइट पेपर जारी किया गया है। फोकस उसका पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है वो है। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में जो हालात थे और इस साल जो सूरत हाल है, यानी कि अब तो 2023 आ चुका है, लेकिन उन्होंने दिसंबर 2021 के हालात और आज जो 3 जनवरी के हालात हैं उसका एक तकाबली जायज़ा लिया है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि मईशत जो है उसके मसाइल इतने पेचीदा हो चुके हैं कि आज कुछ वफाकी वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करना पड़ा कि मार्केटें जो हैं पाकिस्तान भर में 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी और शादी हाल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद पंजाब हुकूमत ने इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया है और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की ताजर तंजीमें हैं वो भी इस ऐलान से हमें नाखुश नज़र आ रही हैं। तो वफाकी हुकूमत जो है वो इस ऐलान पे अमल दरामद कैसे करवाएगी, और इसी वफाकी हुकूमत के अंदर हमें एक मसला भी नज़र आ रहा है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें भी कुछ मामलात जो हैं वो गड़बड़ हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक तवक्को की जा रही थी कि कल मामला ठीक हो जाएंगे, अभी तक तो ठीक नहीं हुए। तो आज हम अपने प्रोग्राम में ताजर रहनुमाओं से भी बात करेंगे, लेकिन जो मेन स्टेक होल्डर हैं इस हुकूमत के, उनके 3 अहम नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब जवेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। जनाब कमर ज़मान कायरा साहब वज़ीर आज़म के मशीर हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और जनाब वसीम अख्तर साहब साबिक़ वज़ीर हैं और सीनियर रहनुमा है MQM पाकिस्तान के, जो कि कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पहले ज़रा आपको सुना देता हूं कि आज बिलावल साहब ने MQM के साथ बातचीत के बारे में क्या कहा। हमारा एक एग्रीमेंट है MQM के साथ और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते। अच्छा, अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें जिस पे हमारा डिसएग्रीमेंट है, उन चीज़ों को फोकस करें जिस पे हमारा एग्रीमेंट है। तो वसीम अख्तर साहब, आपको तवक्को है कि 15 जनवरी से पहले पहले आपके मुतालबात पे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और आपको हुकूमत से अलहदा नहीं होना पड़ेगा? थैंक यू हामिद भाई। देखें, अभी जो स्टेटमेंट बिलावल साहब का आपने सुनाया है और उन्होंने मैं हैरान हो रहा हूँ कि उन चीज़ों को ना ढूंढें जिस पे हमारा डिसएग्रीमेंट है। तो ये बात तो उस वक्त करनी चाहिए थी जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। जितनी भी शिकें हैं आपने एग्री किया था उन पे, आपके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, और आज एग्रीमेंट साइन करने के बाद आप कह रहे हैं कि उसको ना ढूंढें जिस पे डिसएग्रीमेंट है। तो उन शिकों पे तो सारों पे एग्री करके डिसएग्री कर रहे हैं आप। अपना वक्त निकल गया, हमने 7 वोट डाल दिए आपकी जिद पे, आपके कहने पे, आपकी रिक्वेस्ट पे। आपको याद होगा आप खालिद भाई के पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर आए थे और आसिफ साहब भी तशरीफ़ लाए थे, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप अपनी टीम के साथ आए थे और हमसे बज़िद थे कि उसी वक्त हम एग्री कर जाएं, PTI को छोड़ दें। मगर हमने आपके सामने एक एग्रीमेंट रखा, कराची के मसाइल रखे कि ये रिजॉल्व होंगे। आपने एग्री किया था कि ये जेन्युइन रीजन मसाइल हैं आपके कराची के और हम इनको हल करेंगे। हमने गारंटीज के तौर पे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी कंफर्म की थी वहाँ। उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो सिंध के लोग और पाकिस्तान के लोग, अल्फाज को देखें आप, आज तक हमारा कोई भी शिक जो है वो फुलफिल नहीं हुई है और वो सारी पर्टेन करती है कराची के मसाइल से, अवाम से। जो गवर्नर बन गया आपका, और आज अगर मैं डीलिमिटेशन की बात कर रहा हूं, ये जो आपका गवर्नर बना ये क्या है? देखें, गवर्नर सुने हामिद साहब, आप भी जानते हो, यहां मेरे जितने दोस्त बैठे हुए हैं आपके साथ, ये सब जानते हैं, गवर्नर बनने से कराची का पानी ठीक नहीं होगा, सड़कें ठीक नहीं होंगी,
कराची के ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं होगा, सिवरेज बेहतर नहीं होगा, जो क्राइम का हाल है इस शहर में, रोज मारे जा रहे हैं जवान बच्चे, वो ठीक नहीं होंगे। गवर्नर इज अ सेरेमोनियल पोस्ट, जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के पास है। उसने तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि वो हमारी जो एग्रीमेंट है उस पर पूरा उतरे, या कराची के इश्यूज, सिंध के इश्यूज 14 साल से सिंध में है ना। आप ठीक है, आप हाल देख लें, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, नौकरियां नहीं है, सड़कें नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मैं तो इसी के लिए 7 वोट दिए थे आपको कि इमरान खान को हटाएं और आप आ जाएं। आपने वादा किया था मुझसे कि ये मैं हल करूंगा। ठीक है। कमरजमान कारा साहब, क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? अमीर साहब, हमको इकट्ठी चलने वाली जमातें माजी की नहीं हैं, हमारे इख्तलाफात मौजूद हैं। एक एरिया के अंदर मुख्तलिफ़ुल ख्याल जमातें जब इकट्ठी होती हैं तो उनके डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, एग्रीमेंट्स भी होते हैं, कॉमनैलिटीज़ पे एग्रीमेंट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें यकीनन बाद में भी ऐसी रप्ट होती रहती हैं जो इरिटेंट्स होती हैं जमातों के लिए, उनको रिज़ॉल्व करते रहते हैं। अभी भी कोशिश की जा रही है और जो मेजर इशू हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। जो कंटेंशियस इशू है, जहाँ तक ताल्लुक मेजर इशू था, आपने उसका खुद ही इशारा फरमा दिया कि गवर्नर का एक ओहदा था। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, इस वक्त कराची में ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम जो है वो ऑपरेशनल शुरू हुआ है। यकीनन एक बड़े सेटअप की ज़रूरत है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन एक काम शुरू हुआ, उसकी कुछ 100 बसेज़ अभी आने वाली हैं। शायद वहाँ पे उससे भी बहुत बड़ी तादाद की ज़रूरत होगी। सड़कें बहुत बड़ा मसला है, कराची का पानी का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कराची पानी के लिए इस साल भी बजट के अंदर पैसे रखे गए हैं। सड़कें फ्लड में टूटी, पूरे पाकिस्तान को मसला बना, लेकिन कराची और सिंध को इस फ्लड्स ने बहुत खौफनाक तरीके से मुतासर किया। अब वहाँ पे सड़कों की रिहेबिलिटेशन, लेकिन वो 15 जनवरी की डेडलाइन डीलिमिटेशन के हवाले से, मैं डीलिमिटेशन के बारे में मैं अपडेट नहीं हूँ। मैं, अगर आप चाहेंगे तो वक्फे में अपने किसी कोलीग से जो सिंध से हो, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं जनरली तो मुझे पता है, लेकिन ये मामला बुनियादी तौर पे किसी सिंध के हमारे साथी से मुझे इस पर गाइडेंस लेनी। अच्छा चले, लेकिन जवेद लतीफ़ साहब, क्योंकि आप तीनों का ताल्लुक रूलिंग कोलिशन से है, हुक्मरान इत्तेहाद से है, ये तो मुझे भी याद है कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब जामिन बने थे पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदे के, तो मैंने वसीम अख्तर साहब को यहाँ पे तकलीफ़ दी थी, ये यहाँ पे आए थे। उस वक्त जो मेरी इनसे जो सवाल जवाब हुए थे, तो उस वक्त तो मुझे उस वक्त ही ये लग रहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन वसीम अख्तर साहब ने फिर भी जो है वो अच्छे ख्यालात का इजहार किया, अच्छी उम्मीद का इजहार किया। तो आज मैं खुश तो नहीं हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने वसीम अख्तर साहब को कहा था वो सही साबित हो गया। तो आपको लग रहा है कि ये आपकी कंपनी चलेगी अभी मज़ीद? हाँ, नहीं मीर साहब, जो आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं ऐसा है नहीं। अच्छा, देखें, कोलिशन में बैठी जमातें जो होती हैं उनमें सही बात की बिलावल भुट्टो साहब ने कि हम पहले उन चीज़ों को ड्रेस करें जिन पर हमारा इत्तेफाक है, ताकि आगे चला जाए, और होता भी इसी तरह है। और जिन चीज़ों पे एतराज़ है उनको देख लेंगे बाद में। अब आ जाएँ, जो मेरे भाई वसीम अख्तर साहब बात कर रहे हैं, बात वो भी ठीक कर रहे हैं। वो हल्का बंदी के हवाले से मेजर इशू उनका ये है, बल्दियात के हवाले से ये उनका बात दुरुस्त है कि अगर किसी जगह 90,000 आबादी पे या वोटर पे आपने एक हल्का बनाया है, UC बनाई है, तो दूसरा 20,000 या 30,000 पे हो तो नामुनासिब है, उसको ड्रेस की। और मेरी इतला के मुताबिक आसफ़ अली जरदारी साहब ने उनको यकीन दहानी करवा दी है, मेरी इतला के मुताबिक, कि वो ये मेजर जो उनका मसला है वो ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। बाकी देखें, जो उनका कहना है कि कराची के अंदर पीने का पानी या रोड टूटी हुई हैं, तो मैं नहीं समझता कि इन 4-7 माह में वो दुरुस्त हो सकती थी। ये चीज़ें यकीनन 4 साल वफाक में जो हुकूमत रही है और इत्तेहादी भी मेरे भाई रहे हैं, तो ये चीज़ें उस वक्त भी थीं। मगर मैं ये ज़रूर आपको कह दूं कि ये जो कौमी हुकूमत है, जिन कौमी इश्यूज़ की वजह से वजूद में आया था ये इत्तेहाद,
उसकी वजह से तमाम जमातों को इसका अदराक है कि वो अभी ड्रेस नहीं हुई। ये इमरान खान साहब की वजह से इत्तेहाद वजूद में आया था। एक आप ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने जो 4 सालों के अंदर इंतकाम की अंधी जो एक रवश अपनाई हुई थी और रियासत का जो बड़ा गर्क हो गया था, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किन किन चीज़ों का। अच्छा, अब मैं ज़रा वसीम अख्तर साहब आपके पास वापस आता हूँ। ज़रा थोड़ा सा ये भी ज़रा सुने कि आज फवाद चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं, उन्होंने MQM को के मुख्तलिफ ग्रुप्स को इकट्ठा करने के बारे में क्या कहा है, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? नया तमाशा जो शुरू हुआ है कराची में, जो सारे लौंडे लपाड़े हैं उनको इकट्ठा करके MQM को इकट्ठा करे जा रहे हैं। आप कराची में दोबारा तशद्दुद को बढ़ाएंगे, कराची में गुंडागर्दी, कराची में बदमाशी और दोबारा वेपन्स का जो इस्तेमाल है सिर्फ इसलिए कि PTI को रोका जा सके। ये एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी उन शहीदों के लहू से, और मैं ये समझता हूँ कि इस पॉलिसी के ऊपर फौरी तौर के ऊपर नोटिस लेने की ज़रूरत है। अच्छा वसीम अख्तर साहब, ये किसको कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब के फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए कि MQM के धड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है? और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इनको क्या इतनी तकलीफ क्यों हुई है कि अगर आपके ग्रुप्स इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है? देखें, इन्होंने अपने मोहसिन को नहीं बख्शा, जो इनको परवान जिसने चढ़ाया 14 सीटें कराची की चोरी करके दी और हमारी 7 सीटें दिलवाई, जब तो हम बिल्कुल वो थे, नफीस लोग थे। आज अगर हम इकट्ठे हो रहे हैं तो इसमें तो इनको खुश होना चाहिए कि सियासी जमातें एक हो रही हैं, और अगर हमारी जमात से कुछ लोग नाराज़ होकर या अंडर प्रेशर इधर उधर चले गए हैं, वो वापस आ रहे हैं, इसमें अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है। अब इनकी जिस तरह से ये परवान चढ़े, जिस तरह से दूसरी जमातों से ये खुद कहाँ से निकल के PTI में आए हुए हैं, और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है पूरा पाकिस्तान जानता है। तो मैं इतना ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा हामिद साहब इस पे। ये मैंने बहुत कुछ देखा है, इस किस्म के बरसाती जो लोग होते हैं वो इन्हीं किस्म के स्टेटमेंट से ज़िंदा रहते हैं। इनकी क्या जमहूरियत ले लें, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स ले लें, या आवाम के मसाइल ले लें, उसकी जद्दोजहद कहाँ है इनकी? अच्छा, इन्होंने तो भुगता ही नहीं है कुछ जो हमने 35-37 सालों में भुगत के जमहूरियत की खातिर अपने मसाइल के हल के लिए, शहर के लिए जहाँ तक पहुँचे हैं हम। अच्छा, ये तो बताएं ना, हमारी है, हमारा तो शहीदों की लिस्ट मौजूद है। इनको तो एक टांग पे छर्रा लग गया, आज तक वो पट्टी बंधी हुई है। हमारे लड़के तो क्लेशन की गोलियां लगती थी और तीसरे दिन फिर चल रहा होता था लड़का हमारा। मेरा समझ में नहीं आ रहा आज तक पट्टी क्यों बंधी हुई है एक छर्रे की वजह से। अच्छा, जरा ये बताएं कि ये जो आज फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान भर में मार्केटें जो हैं ये 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी, तो कराची के आप एक इलेक्टेड नुमाइंदे रहे हैं, आपका आज भी आपकी पार्टी जो है उसके बारे में ये ख्याल है कि ये कराची के लोगों की तर्जुमान पार्टी है, तो आपका इस ऐलान के बारे में क्या ख्याल है? इस पर अमल दरामद हो जाएगा? देखिए, माजी में भी हामिद भाई ये होता रहा है और हम इसके मुखालफत करते रहे हैं। ये जो डिसीजन बंद कमरे में लेके थोप देना ये गलत है। कराची पूरे मुल्क को चलाता है, टैक्स देता है, सबसे बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, 2 पोर्ट्स हैं, ठीक है, इधर के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। आपको यहाँ के स्मॉल ट्रेडर्स जितने बिजनेसमैन हैं उनको लेके बैठना चाहिए, कराची के स्टेक होल्डर्स को लेके बैठना चाहिए और फिर कोई फार्मूला मुरतब करें। ठीक है, सिर्फ सादिर फरमा देते हैं बादशाहत जैसे हो, ये गलत है। ये मेरे ख्याल में इसकी बहुत मुखालफत होगी। अच्छा, तो इस पे बात करते हैं जी हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब से, उनसे बात करते हैं। जी काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी काशिफ साहब, ये जो आज ऐलान किया गया है, कुछ वफाकी वुज़रा ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि तमाम पाकिस्तान में मार्केटें रात 8:30 बजे बंद हो जाएंगी, शादी हाल 10 बजे बंद हो जाएंगे। इस ऐलान के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके बनानी चाहिए। और लेकिन हमें इस बात को भी समझना चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को कि इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं हैं, हम बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमने बैंकरप्ट होना है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि रात को अगर आप 8:30 बजे दुकानें बंद कर दें, तो गवर्नमेंट सुबह तो खोलने को कोई मना नहीं कर रही। आप सुबह को 8 बजे दुकानें खोल लें, गवर्नमेंट आपको वर्किंग आवर्स पे तो मना नहीं कर रही। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चलना चाहिए और फिर उनकी मशावरत से ही ऐसा फैसला देना चाहिए। तो लेकिन आज जो ऐलान हुआ उसमें ये कहा गया कि हमने सबसे मशवरा किया। ज़रा सुन लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने जब ये ऐलान किया तो वो क्या कह रहे थे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे वो बंद हो जाएंगी। ये 8 बजे पहले था। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, उन्होंने मेहरबानी की। एक बड़ी डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आई, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात हुई। तो उनमें बाज़ ने 9 कहा, बाज़ ने 8:30 कहा, बाज़ ने 9:30 कहा। बहरहाल हमने 8 से इसको 8:30 कर दिया। जी काशिफ अनवर साहब ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि हमने सलाह मशवरे से ये फैसला किया। देखें, मैं उनके किसी भी बयान को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने ताजरों के साथ सलाह मशवरे से किया है तो ज़रूर ताजरों से सलाह मशवरे के साथ किया होगा। लेकिन बात यह है कि हमारी भी तो हर यूनियन के 3-3, 4-4, हर मार्केट में 3-3, 4-4 यूनियंस हैं। तो मैं अगर स्टेट की तरफ भी आ जाऊं तो स्टेट किस यूनियन से राब्ता करे। अच्छा, आपसे राब्ता हुआ है? दूसरी बात यह है कि आप लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, आपसे किसी ने राब्ता किया था? देखिए, मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई है। जी, मैं या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है आपसे सलाह मशवरा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, आपने हमारे साथ बात की। कमर ज़मान कायरा साहब, ये फिर किस तरह ये अमल दरामद किस तरह होगा? इतना बड़ा ऐलान कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने। मीर साहब, गैर मामूली सूरत हाल है। मुल्क में इस वक्त हम कोई 28 से 29 अरब डॉलर का तेल मंगवाते हैं हर साल। इतने के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और पाकिस्तान की ओवरऑल इंपोर्ट जो है वो 70 अरब से भी ज़ायद की है। तो इतने बड़े गैप को ब्रिज करने के लिए जहां आपने बहुत सारे इक़दाम दीगर करने हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, वहाँ कुछ अपने आप को अपने डिसिप्लिन भी करना है। और ये कोई नई बात नहीं है। हम खुद कोरोना के अहद में इन्हें 2-2.5 साल भुगत चुके हैं और 6 बजे मार्केटें बंद होती रहीं। आप सारी दुनिया में जाते हैं, हमारे ताजर भाई जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं, सारी दुनिया में बाज़ार जो हैं वो दिन की रोशनी में चलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। हमने 8 बजे गुजारिश की थी, 8:30 पे जाके ट्रेडर्स से मशावरत हुई। अगर हम ये कह रहे हैं तो उसका गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, या गवर्नमेंट क्यों ट्रेडर्स के ख़िलाफ़ जाना चाहती है? सिर्फ ये इशू है कि ये इक़दाम उठाने से अगर आपको 100 अरब रुपए की बचत हो सकती है, अगर आपको इम्पोर्ट जो फ्यूल है उसका बिल कम हो सकता है, तो अपने मुख्तलिफ जगहों से थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी है। पहले हुकूमत को खुद नहीं एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि आप पाकिस्तानी कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं, थोड़ी सी कुर्बानी आप भी दें, आप भी अपने अखराजात कम करें। इतनी बड़ी काबीना है, 76 मेंबर हैं इस कैबिनेट में, इनको भी थोड़ा कम करें। मैं उस पर भी गुजारिश कर देता हूँ। मेरी सब गुजारिश ये है, मैंने कहा ना थोड़े थोड़े चंक सारे लेने होंगे। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि हम सिर्फ आवाम से मुतालबा कर रहे हैं, आवाम से नहीं, गवर्नमेंट भी कर रही है। आज बाकायदा गवर्नमेंट के ऑफिस के आवर्स के बारे में और जो सरकारी तौर पे मतलब कौन से जो वर्क फ्रॉम होम के लिए या बिजली की बचत के लिए या ओवरऑल फ्यूल बिल को कर्टेल करने के लिए, उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज खुद अपनी क़यादत में कमेटी बनाई है। अगले हफ्ते आप वो भी देखेंगे। अच्छा, आज सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये मामला एक गैर मामूली सूरत हाल का है। और मीर साहब, आप मुझे बता दें, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा तरक्की याफ्ता तेल वाला नहीं, तरक्की याफ्ता कोई एक मुल्क ऐसा जहां शाम को मार्केटें खुलती। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप जिनके साथ मसला है आपका कि ताजर बरादरी जो है वो इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की, मैं ताजरों की छोटी सी गुजारिश अगर कर लूँ तो आप वो सुना लीजिए। ताजर बरादरी से हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्योंकि इसमें आते नहीं थे, उनके यहाँ तो लोड शेडिंग का या इस तरह का इशू नहीं था। ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन से उनके नुमाइंदों को, अब नुमाइंदा तंजीमें बनी हुई हैं, उनसे भी मशावरत हुई है। दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कोयटा और कराची,
वहां जाके गवर्नमेंट और वहां के ट्रेडर्स के नुमाइंदे चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, सर पंजाब में मैं अर्ज कर रहा हूँ, पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब राब्ते में नहीं आए, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश की, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब, अच्छा जरा पंजाब के जो ताजर हैं, यही केपीके के साथ हुआ, पंजाब और इस्लामाबाद के जो ताजर हैं, जरा इनकी भी बात सुन लें। टाइम की पाबंदी अगर लगानी है आपने, तो पहले आप ताजर नुमाइंदों को जो वादा किया गया था एक मीटिंग के बाद कि हम सूबों से मुशावरत करेंगे और उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आपकी मीटिंग कराएंगे, उसमें तय पाएगा। लेकिन उन्होंने आज खुद ऐलान कर दिया जिसमें मुशावरत का जो वादा किया गया था दीगर सूबों से, वो पूरा नहीं किया गया। हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने तय किया था कि हम आपकी सजेशन दे रहे हैं, ये वज़ीर आज़म साहब तक ले जाएंगे, फिर हम आपसे मीटिंग करेंगे दोबारा, जब आपको इत्मीनान में लेकर ये ऐलान करेंगे। उन्होंने खुद से ये ऐलान कर दिया है। हमारा जो ये 8 बजे तक का टाइम है, ये किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है और बाअमल भी नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर उनकी हुकूमत है, उनको चाहिए कि वो इस्लामाबाद के शहरियों में बिलखुसूस जो ताजर तबका है उसका ख्याल रखें, और अगर हमारा ख्याल ना रखा गया तो इंशाल्लाह हम रोड पे होंगे। लतीफ़ साहब, ये फिर इस्लामाबाद के ताजर जो हैं, ये तो इस्लामाबाद में जो 25-26 किलोमीटर की हुकूमत है, ये तो इसी को चैलेंज करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो क्या होगा हमारा? नहीं मीर साहब, ये इशू जो है 8 बजे और डे लाइट में काम करने वाला, ये मुख्तलिफ़ औकात में और पिछले ख़ास तौर पर 15-20 साल से हर हुकूमत जो है वो ये बात करती आई। बात सीधी सी है कि अगर आप डे लाइट में काम करेंगे तो आपका फ्यूल या बिजली का ये सारी चीज़ें आप, और जो बात मेरे भाई कमर जवान कायरा साहब ने की, इसमें हुकूमत का क्या फ़ायदा है या हुकूमत क्यों ताजरों को तंग करेगी या दबाव में लेकर आएगी। बात यह है कि पहले कुशन था, गुंजाइश थी आपके पास, आज आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वो गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है। अगर आप नेशनल काज को नहीं देखेंगे, और मैं ये भी अर्ज़ करता जाऊँ, मैं शुहूपुरा या बाकी जगहों पे जहाँ गया हूँ, 88% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वाक़यातन हमें एक नेशनल काज के लिए 8 बजे 8:30 बजे मार्केटों को बंद करना होगा। बदकिस्मती से चंद लोग जो हैं, जो लीडर हजरात हैं, ताजर नुमाइंदे जो हैं, वो बात ठीक की उन्होंने कि ताजरों तंजीमें भी काफ़ी हैं, आप एक से रब्ता करें, दूसरी वहीं से निकलती है, चौथी है। मेरे इतला के मुताबिक काफ़ी ताजर तंजीमों से रब्ता हुआ, जिस तरह अजमल बलोच साहब भी अभी बात कर रहे थे, और उन्होंने ये डिमांड की कि आप 8 की बजाय 8:30 कर दें, तो 8:30 बजे कर दिया। अब आ जाएँ पंजाब गवर्नमेंट जो बात कर रही है, मुझे ये बताएं कि बाकी इश्यूज़ पे तो आप इख्तलाफ करें, मगर एक नेशनल इशू पे अगर कोई सेविंग हो रही है तो खुदा के लिए आप इस पे भी सियासत करेंगे। और पहले आप ये बात खुद किया करते थे कि 8 बजे मार्केटें बंद होनी चाहिए ताकि डे लाइट में मैक्सिमम काम हो, तो आज आप सिर्फ इसलिए चलिए अब इसमें यहाँ एक सवाल बड़ा अहम है कि बिल्कुल ताजर नुमाइंदे जो हैं वो कहते हैं जी कि हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें एतमाद में लें। और दूसरा अहम सवाल ये है कि हुकूमत खुद भी तो कोई ऐसे इकदाम करे कि ये लगे कि ये खुद भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कायरा साहब ने इस तरफ कोई इशारा किया है, इस पर एक मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद मैं वसीम अख्तर साहब से पूछूंगा कि क्या उनके ख्याल में हुकूमत जो है वाकई इस पोजीशन में है कि वो ताजरों से कुर्बानी मांगे, क्या उसने खुद कोई कुर्बानी अभी तक दी है? बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वसीम अख्तर साहब, अब ये तो एक हकीकत है ना कि अभी तक तो MQM जो है वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, तो आपके ख्याल में जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मार्केटें रात 8:30 बजे बंद कर दी जाएं, आपके ख्याल में नामुनासिब तरीके से ये ऐलान किया गया, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? हम इससे पहले भी मैंने अपनी राय दी थी कि स्टेक होल्डर तो बनाएं। आपने जिनके इंटरव्यूज सुनवाए हैं उन्होंने सबने मना कर दिया कि हमसे राब्ता नहीं हुआ। हाँ। इन लेटर इन स्पिरिट स्टेक होल्डर बनाएं और उनके साथ बैठें, वो ही आपको वे आउट देंगे। देखिए हुकूमत का अब जो हाल है वो ट्रेडर को कंपनसेट तो नहीं कर सकती, टैक्स तो एवेट नहीं कर सकती, छूट नहीं दे सकती, तो वे आउट ही निकालना है। हमने सब ने मिल के ये कड़वा घूंट सबको पीना पड़ेगा, मगर उसका तरीक़ाकार तो बनाएं, कोई कुछ एक तरह मैनेज तो करें, ताकि जो इंटरव्यूज़ आपने दिखाए हैं उन लोगों के, वो लोग एक टेबल पे बैठ के सर जोड़ के बैठें कि क्या किया जा सकता है और उस पर अग्रीमेंट हो। मैं अपने शहर में ही देखता हूँ हामिद साहब,
जो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। सड़कों का जो हाल है आज, एक साल से ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं आना। कराची की बात कर रहा हूँ मैं, 3.5 करोड़ की आबादी है, 40 लाख से ऊपर मोटरसाइकिल्स हैं। ट्रैफिक जैम सड़कों की टूट फूट की वजह से 2-2 घंटे होता है, 15 मिनट का रास्ता पौने घंटे या घंटे में निकलता है। ये हाल है ट्रैफिक का यहाँ कराची में। उसमें डीजल पेट्रोल सारा ज़ाया हो रहा होता है सड़क पे। जी, आप इन सूबे उन चीज़ों को मैनेज तो करें, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ तो दें लोगों को, सड़कें तो ठीक करें ताकि गाड़ियाँ मतलब जिस तरह से पेट्रोल डीजल ज़ाया हो रहा है उसको मैनेज किया जा सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में अभी आई है, जो रोज़ हम कराची में भुगत रहे हैं। ये एक बड़ी अहम बात है कि कायरा साहब कि अगर आप कराची की ट्रैफिक को मैनेज कर ले प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो जो सड़क पे गाड़ियां जो है वो जो पेट्रोल ज़ाया करती हैं वो पेट्रोल ज़ाया नहीं होगा। अमीर साहब, इस सवाल पे बिल्कुल बड़ा जायज़ सवाल है, ये भी एक बचत का बड़ा अच्छा ज़रिया है। लेकिन अर्ज़ यह है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप बाज़ार 8 बजे बंद कर दें और थोड़ी सी अपनी कौमी आदात को तब्दील कर लें और इससे हमें 100 अरब रुपए के करीब बचत है, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर ये बात दुरुस्त है तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, या इससे ट्रेडर्स का क्या नुकसान होगा? यानी क्या आप हामिद मीर अगर फारग हों तो शॉपिंग करते हैं या ज़रूरत हो तो शॉपिंग करते हैं? आप अपनी ज़रूरत की अशिया लेते हैं। आज आपको पता है रात को 11 बजे मार्केट खुली, आप चले जाएंगे। अगर आपको पता हो, जब यूरोप जाते हैं आपको पता है मार्केट 6 बजे बंद होगी, आप 6 बजे से पहले शॉपिंग कर लेते हैं। आप कारोबारी लोगों के ग्राहक उन्हीं के पास रहने हैं, किसी और के पास नहीं जाने। हम किसी को फेवर नहीं कर रहे, कोई टैक्स नहीं लगा रहे। ठीक है, एक गुजारिश सिंपल ये है, 10 बजे मार्केट, अब देखें ना मीर साहब, शादियाँ होती थी, सारी रात शादी हाल खुले रहते थे, सारी रात लोग बैठे होते थे। 10 बजे शादी हाल बंद करने का और शादी की तकरीब ख़त्म करने का फैसला हुआ। बड़ी रेजिस्टेंस हुई उस पर, बड़ा चर्चा हुआ, बड़ा शोर हुआ, लोगों ने शुक्र अदा किया है उससे, और अब एक आदत बन गई है। इसी तरह ये भी एक आदत है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक मेरे साथी ने कहा कि ट्रेडर्स के नुमाइंदों से मुशावरत नहीं हुई, जिन ताजरों का आपने सुनाया है उन्होंने भी कहा कि ख्वाजा आसफ साहब ने हमसे वादा किया था कि फ़ैसला करने के बाद आपको वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ बिठाएंगे। उनका आपस में मुतालबा था मार्केटें 9 बजे बंद करें, जो मैंने सुना है, और उसके दरमियान गवर्नमेंट की तजवीज़ थी 8 बजे, तो 8:30 बजे के दरमियान आके चलें। और ये पाकिस्तान भर से ट्रेडर बुलाए गए थे। कराची की सड़कों का और ट्रांसपोर्ट का सिर्फ इतनी गुजारिश है, कराची की सड़कें बन रही हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में सड़कें बननी चाहिए या जितनी बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसके लिए जितने वसाइल दरकार हैं, ना वो सिंध गवर्नमेंट के पास है ना फेडरल गवर्नमेंट के पास। अभी ग्रेजुअली उसके ऊपर काम हो रहा है, और यकीनन कराची की जो सड़कें इस फ्लड में ख़राब हुई हैं, इससे पहले काफ़ी बेहतर हुई थी, अब मज़ीद सारा कुछ वॉश आउट हो गया। लेकिन ये एक अच्छा ज़रिया है, इसके लिए भी वसाइल चाहिए, और इसके लिए भी अगर हम यहाँ सेविंग करेंगे तो इस 100 अरब में से कुछ कराची में ही लगेगा। अच्छा जवेद लतीफ़ साहब, एक सेविंग ये भी तो हो सकती है, ये मेरे पास लिस्ट है लंबी चौड़ी, 34 फेडरल मिनिस्टर हैं, 7 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, 31 स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, 4 एडवाइज़र हैं, 76 मेंबर्स की फेडरल कैबिनेट है। अगर इसको भी थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो मुनासिब नहीं होगा? इसमें देखें कितने तनख्वाह लेते हैं और कितने दीगर लवाजमात उनको मिल रहे हैं। आप तो तनख्वाह नहीं लेते? मैं तो तनख्वाह लेता हूँ। अच्छा, लेकिन आज तक नहीं ली। आप लेते हैं लेकिन आज तक नहीं ली? वजह, हाँ, मैं ये कहूँगा ना कि मैं नहीं लेता तो शायद आपको यकीन ना आए। आप चेक कर लें कि मैं लेता हूँ या नहीं लेता। तो आप नहीं लेते? मैं नहीं लेता। अच्छा, तो जो गाड़ी है वो ज़ाती इस्तेमाल करते हैं? गाड़ी भी ज़ाती इस्तेमाल करता हूँ। पेट्रोल भी अपना डालते हैं? पेट्रोल भी अपना डालता हूँ। कायरा साहब आप भी बता ही दें, अब लगे आता हूँ। नहीं, मैं तो उसी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। 3.25 लाख रुपए तनख्वाह लेता हूँ, और 3.25 लाख रुपए में से 1.25 लाख रुपए 1,10,000 रुपये मेरे घर का रेंट कटता है। अच्छा। और कोई 60,000 बिजली का बिल आता है, 20,000 गैस का बिल आता है, और 2 लाख रुपए मैं अपने पास से डाल के घर का जो मेरा किचन चलाता हूँ। लेकिन मीर साहब सवाल ये है, ये जो मुआवनीन है ना, जो लोग वज़ीर बनते हैं, एक MNA और एक वज़ीर, MNA ज़्यादा तनख्वाह लेता है बनिस्बत वज़ीर के, ठीक है, MPA ज़्यादा तनख्वाह लेता है बनिस्बत वज़ीर के, और स्पेशल असिस्टेंट्स में से जितने MNA हैं या ओहदेदार हैं उनकी तनख्वाहें कम हुई हैं, बड़ी नहीं हैं। एक छोटी सी आखिरी बात कि ये जो हमारा तस्वर है ना 76, कोई नई गाड़ी, कोई नया दफ्तर, कोई नया मुलाजम,
इनके लिए रखा गया। लेकिन ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि शहबाज शरीफ की ये बात अपनी जगह 76 अफराद मीर साहब, सवाल ये नहीं है उनके ऊपर खर्च क्या हुआ। अच्छा, नई गाड़ियां, वसीम अख्तर साहब, नया काम क्या हुआ? वसीम अख्तर साहब, आपके ख्याल में ये कैबिनेट में थोड़ी सी कमी होनी चाहिए? बहुत बड़ी जहाजी साइज की काबीना है। बिल्कुल, जो खर्चे होते हैं हर चीज़ के, देखें पार्लियामेंट के इजलास को भी काफ़ी चीज़ें कट डाउन की जा सकती हैं। अच्छा, जो MNAs का जो TADA और बहुत सारी चीज़ें हैं, बैठ जाएं, मुश्किल में है मुल्क, सारे MNAs बैठ जाएं, कहाँ कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक और भी मामला है जी, उस पर भी बात करनी है, मामला बड़ा अहम है, उसमें मैं बात करूंगा वक्फे के बाद। पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी और पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब सियासी मुखालफीन ने एक दूसरे को पाकिस्तान छोड़ देने की धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि तुम पाकिस्तान छोड़ दो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है? हमारे एक दोस्त हैं और गुलकार हैं, बड़े मशहूर सिंगर हैं, जवाद अहमद साहब, उन्होंने आज तहरीक इंसाफ वालों को एक धमकी दी है और उसकी वजह यह है कि उनका ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के एक सपोर्टर वीलॉगर ने कुछ फिल्म एक्ट्रेसेस के बारे में बड़ी ज़्यादती की है और उनको बदनाम करने की कोशिश की है। तो उसका जो रिएक्शन है वो बहुत सख्त है। ऐसा लग रहा है कि ये सियासी इख्तलाफ नहीं, ज़ाती दुश्मनी है। सुने जवाद अहमद जैसा प्रोग्रेसिव आदमी जो है वो क्या धमकी दे रहा है। हम एक रेग्रेसिव सोसाइटी बनते जा रहे हैं बजाय प्रोग्रेसिव होने के। तो मैं यही कहूँगा कि इस मुल्क के अंदर ये गलाजत जो है इसको ख़त्म करें और ये जितने भी PTI के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप लोग बाज आ जाएं, क्योंकि ये मुल्क जो है ये आप लोगों को इसमें रहना ही नहीं चाहिए, आप लोगों को कहीं और जाके रहना चाहिए। अब आप लोगों ने एक्टर्स को भी नहीं छोड़ा, तो कोई बदतमीज़ी और बदलिहाजी ख़त्म करे PTI अपनी। और मेजर आदिल राजा जो है ये तो फ़ौज का भी गद्दार है, इसने फ़ौज के साथ भी गद्दारी की है, इमरान खान के साथ ये उसका चेला बना हुआ है, ये उसका टाउट है, ये सारा वक्त ये इतने करता रहता है जो ये कर रहा है इस वक्त। तो ये सब लोग जो हैं ये बाज आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है उसमें हम जैसे लोग मेजॉरिटी में अभी भी, ये तहरीक इंसाफ के जो चंद हज़ार सपोर्टर हैं ये पाकिस्तान नहीं है। तो इसलिए आप लोग बाज आएँ अपनी हरकतों से, अदरवाइज़ इस मुल्क के अंदर आपको हो सकता है फिर छुपने की जगह ना मिले, क्योंकि बदतमीज़ी और बदलिहाजी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। जवेल लतीफ़ साहब मुख्तसर जवाब दें, ये मुनासिब है कि किसी पार्टी को कहा जाए कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं? नहीं, देखें अहमद मीर साहब, जो हो रहा है ना, आप देखें कि आप सहाबा इकराम का जिक्र करते हैं, आप मदीना की रियासत बनाने का आप जिक्र करते हैं, अपना किरदार देखें। ये लोग सवाल कर रहे हैं यार, आप मुझे ये बताएं कि इमाम मस्जिद से तवक्कुआत कितनी होती हैं और मेरे जैसे गुनाहगार से लोगों को क्या तवक्को होती है। बात सीधी सी है कि जो वो बात कर रहे हैं ना, जिनका आप क्लिप सुनवा रहे हैं, किसी को हक पहुंचता है किसी की माँ बहन बेटी के मतलब किस तरह की गुफ्तगू करे? वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं है। ठीक है, आप अपने लीडर के मतलब कहते हो कि ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करने देंगे, तो भाई आप किसी की इज्जत को इस तरह चले आप इंडोर्स कर रहे हैं उनको। जी कायरा साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? मीर साहब, हमारे माशरे के अंदर ग्रेजुअली बड़ा तनाव बहुत बढ़ता गया है और बद ज़बानी और बद लिहाजी जो है वो अंजाम उसको बहुत इंतहा को जा रही है। जब से खान साहब ने ख़ास तौर पे हुकूमत में आने से पहले और अब उनकी जमात के अंदर ये जो ख़ास वतीरा है, पहले भी था, थोड़ा बहुत तलखी हो जाती थी, लेकिन ये जो गाली गलौज का वतीरा है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए आसान तरीन ज़रिया आ गया गाली देने का, किसी की इज़्ज़त उछालने का, इसके ज़रिए ये जो कल्चर परवान चढ़ा है ये किसी को महफूज नहीं करेगा। ये इमरान खान साहब के अपने हाथों से पैदा करता है और मेरी बात याद रखिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान इमरान खान को होगा। जी वसीम अख्तर साहब, ये जो जवाद अहमद साहब जो एक सिंगर हैं, बड़े प्रोग्रेसिव इंसान हैं, वो PTI वालों को कह रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, क्या ये कहना मुनासिब है? देखें, जो मेरे साथियों ने कहा है, मेरी भी राय मुख्तलिफ नहीं है। मतलब हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं इनका सियासत से हटके एक फ़र्ज़ भी बनता है कि इखलाक को गिरने ना दें। और फिर मिसालें मौजूद हैं, जब से ये मैं सिर्फ PTI को ही नहीं टारगेट कर रहा, सबकी गलतियाँ हुई हैं, हमसे भी हुई होंगी ये वाली, मगर अपने आप को करेक्ट कर सकता है। अब नई जमात ये PTI, आपने देखा होगा इनके
जो लीडर्स को जो मशवरे दिए जाते हैं स्टेज के ऊपर कि इस्लामी टच दे दें, तो मतलब ये कहाँ ले जा रहे हैं जहनों को? मतलब आप अपने मजहब को भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सियासत में। ठीक है कि इस किस्म के अगर जहन लीडर्स बनेंगे तो क्या फॉलोअर्स का क्या हाल होगा? और फॉलोअर्स का हाल आप जलसों में देख लो, मीडिया की खवातीन के साथ क्या बर्ताव रहा है इनका, चले मीडिया के लोगों के साथ क्या बर्ताव रहा है। चले इस इशू पे आप तीनों का इत्तेफाक है। छोटा सा गुजारिश इसमें इतनी है कि ये जो काम शुरू हो चुका है इसको रोकना चाहिए, हमसे भी सावन गलतियां, इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये टूल ना बने। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहूँगा कि पाकिस्तान हम सब का मुल्क है और हम सब को इस मुल्क में अमन, सुकून और भाईचारे और रवादारी से रहना चाहिए, लेकिन आईन पाकिस्तान की पाबंदी करते हुए। अगर हमारा कोई साथी दोस्त आइन की पाबंदी नहीं करता, कानून तोड़ता है, तो उसके खिलाफ हमें कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, धौंस और धमकी नहीं देनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।